स्कूल में। आज हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ बहुत ही एक मोअज़्ज़ज़ भाई मौजूद हैं जो कि आज हमारे साथ अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करने जा रहे हैं और इंशाल्लाह ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा हमारा एक सेशन होगा। आप ज़रूर इसको देखिएगा, सुनिएगा। ज़िंदगी में कामयाब इंसान बनने के लिए क्या-क्या इंसान को मुश्किलात दरपेश आती हैं या कैसे आसानी से भी आप बहुत सारे मामलात को हल कर सकते हैं, ये आज हम सारा कुछ जानेंगे नरेंद्र भाई के साथ। नरेंद्र भाई, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू रेहान भाई के इतनी ज़बरदस्त पर्सनैलिटीज़ के साथ हमारे कनेक्शन बिल्ड करते हैं। नरेंद्र भाई, मैं चाहती हूँ कि आप अपना एक जामिया तारुफ दे दें ताकि हमारी जो ऑडियंस है वो आपके बारे में जान सके कि नरेंद्र साहब कौन है, क्या करते हैं और कहाँ से बिलोंग करते हैं। जी बिल्कुल। ये सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू अस्मा, जो आपने मुझे कनेक्ट किया। मेरा नाम नरेंद्र कुमार हेमनानी है। मैं बेसिकली प्रोविंस सिंध और वहाँ के डिस्ट्रिक्ट है थरपारकर। डिस्ट्रिक्ट थरपारकर में एक सिटी है मिठी। मिठी से मैं बिलोंग करता हूँ और वहाँ पे मिठी में हमारा ये समझ लें कि एज लाइक 3 स्टार होटल है और जिसका नाम है द रॉयल पैलेस होटल मिठी। मैं उस होटल का ओनर हूँ और बाकी जैसे जैसे आपने अपना आगाज किया गुफ्तगू का, तो आप बिल्कुल चीजें मुझसे जो जो पूछेंगी और अपना मैं पूरी लाइफ जर्नी आपको बताऊंगा कि ये मैंने कहाँ से इनिशिएट किया और यहाँ तक मैं कैसे पहुंचा। और मुझे भी बहुत खुशी होगी कि मैं अपने एक्सपीरियंस जो है एक रेहान स्कूल वाले ताला के प्लेटफॉर्म पे शेयर करूं और जितना हो सके मेरे एक्सपीरियंस से कोई बेनिफिट ले, तो इससे बढ़कर और मेरे लिए खुशी क्या हो सकती है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच नरेंद्र भाई। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि आप अपने जो सफ़र का आगाज़ था, शुरुआत थी, वहाँ से कुछ हमें बताएं कि जिससे सबसे पहले एजुकेशन के बारे में और उसके साथ-साथ जो आपने बिज़नेस शुरू किया, किस एज में शुरू किया? जी, सबसे पहले मैं आपको अपनी क्वालिफिकेशन के मुतालिक आगाह करता चलूं कि मेरा एमबीए किया हुआ है मार्केटिंग में, मास्टर्स। वो मैंने सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरो से किया है 2007 में। 2007 में पास आउट करने के बाद फौरा तौर पे मैंने बैंकिंग सेक्टर ज्वाइन किया। कराची में मैंने एज अ डिफरेंट ब्रांचेस में काम किया। इनिशियली डिफेंस, देन कोरंगी, देन हेड ऑफिस, कुछ इस तरह के अलग अलग लोकेशंस थी। तो वहाँ पे मैंने एज अ कैशियर का काम स्टार्ट किया, स्टार्ट फ्रॉम कैशियर साइड। देन मैं मैनेजमेंट साइड पे मूव हो गया और एज ऑपरेशन मैनेजर तौर पे भी मैंने काम किया। तो बैंकिंग, जैसा कि ये बात है मैं आपसे कर रहा हूँ 2008 की, 2008। तो उस वक्त ये चीजें मैं देख भी रहा था और साथ साथ मैं जॉब भी कर रहा था, लेकिन मुझे लग रहा था कि मैं एक जगह रुक गया सा हूँ। ऐसे कुछ फीलिंग आ रही थी मेरी, लग रहा था मेरी ग्रोथ जो है रुक गई है। बैंकिंग जैसा कि बहुत टफ जॉब है। अभी आजकल तो कुछ स्मार्ट हुआ है बैंकिंग वर्क, लेकिन बैंकिंग लाइफ बहुत ही टफ है जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा। और आज से 18 साल पहले वाली बैंकिंग तो बिल्कुल टफ थी, मैन्युअली भी थी एज वेल एज सिस्टमेटिकली थी। लेकिन पर्सनली मुझे थोड़ा वो टफ भी जॉब लगा, तो मैंने वहां से जो है रिजाइन कर लिया 2009 और 2010 में अराउंड। देन आफ्टर मैं वापस अपने सिटी मिठी में आ गया। अब जैसा कि होटलिंग हमारा जो है फैमिली बिजनेस है तकरीबन 25 साल से ना। इनिशियली मेरे ग्रैंडफादर चलाते थे, देन आफ्टर मेरे फादर। हमारा एक फैमिली बिजनेस था, मेरे अंकल्स भी हमारे साथ थे और साथ साथ मेरा बड़ा भाई है अनिल भाई, जो कहने के लिए मेरे भाई हैं, लेकिन ये है कि वो मेरे मेंटर भी हैं, या उस्ताद कहें या गुरु कहें होटलिंग की बिजनेस का। मेरे वही हैं, मैंने उनसे ही बहुत कुछ सीखा है। फिर 2010 में मैंने जैसे ही जॉब क्विट की, उसके बाद मिट्टी में उस वक्त हमारा एक ढाबा टाइप का होटल था, मुस्लिम ताज होटल मिट्टी के नाम से। तो वहाँ पे जैसा कि हिस्ट्री के हवाले से आपको बताऊं, थरपारकर बहुत ही बैकवर्ड एरिया है। और जैसा कि हिस्ट्री तो सबको ही थरपारकर एक ऑटोमेटिक जहन में आ जाता है कि बैकवर्ड एरिया है, रेत वाला एरिया है और भी जो जैसे कि ना वो लेस डेवलप में काउंट होता है। तो अभी तो माशाल्लाह काफी डेवलपमेंट हो गई है, लेकिन अगर हम
बैक डेट में जाए 18 साल पहले, तो इतनी डेवलपमेंट नहीं थी। तो उस वक़्त जैसे मैं होटलिंग में आया था, जैसे कि मेरी तालीम एमबीए थी और मेरा स्पेशलाइज़ेशन था जो मार्केटिंग में था, तो हमने जो है मैंने और अपने मेरे बड़े भाई ने साथ मिलकर अपने सराउंडिंग के हिसाब से हमने ज़्यादा वर्कआउट स्टार्ट किया। डिफरेंट एनजीओज़ वहाँ पे थी, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स भी थे, एज़ वेल एज़ कुछ स्कूल्स थी प्राइवेट, तो जहाँ पे कुछ फंक्शंस होते थे या ट्रेनिंग्स होती थी और विद इन द सिटी होती थी एज़ वेल एज़ आउट ऑफ सिटी। आउट ऑफ सिटी से हम ये कह सकते हैं कि सिटी के बाद जो 15, 20, 25 किलोमीटर के दूरी पे विलेजेस भी होते थे, वहाँ पे भी काफ़ी सारी एनजीओज़ थी, वहाँ पे वो ट्रेनिंग अपनी करवाती थी, तो वो फूड सप्लाई का जो है हमें टेंडर मिला। तो एट दैट टाइम तो हमारे पास कन्वेंस तो ज़्यादा थी नहीं, तो मैं या मेरा भाई हम बाइक पे जो है फूड लेके जाते थे। वो हमें कहते थे कि मिट्टी से एक गाँव है 30 किलोमीटर्स दूर और वहाँ पे जो है 40% या 45% की ट्रेनिंग है। अब उस ट्रेनिंग में हमें लंच जो है सर्व करना होता था। अब वो लंच सर्व करने के लिए अब 18 साल पहले तो इतनी ज़्यादा रेट भी हमें नहीं मिलते थे, ना ही उस वक़्त इतनी कोई ज़्यादा कैपेसिटी थी। वो बोलते थे इसी बजट में ही जो है आपको फूड सर्व करना है इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्ट एंड सर्विंग कास्ट। तो हम उस फूड को जो है पैक करते थे, साथ में कराकरी भी लेते थे और बाइक पे खुद हम जाते थे। वहाँ पे मैं खुद मैंने सर्व किया है। फिर हम वापस उनको खाना खिला के 2-3 घंटे वहीं पे थे। जैसे ही उनका सर्विंग टाइम खत्म हो जाता था, तो दोबारा हम वहाँ से वापस निकलते थे और फिर वापस शाम को आ जाते थे वापस अपने होटल मिट्टी पे। तो इस तरह से ऐसे अलग-अलग ट्रेनिंग्स थे, अलग-अलग लोकेशंस हुआ करती थी। किसी लोकेशन पे मेरे बड़े भाई चले जाते थे, किसी पे मैं चला जाता था। तो इस तरह से हमने ये थोड़ा टफ टाइम ज़रूर देखा। लेकिन जैसा कि एक्सपर्टीज़ तो हमारी उस वक़्त इतना बड़ा हमारे पास वो फाइनेंसिंग भी नहीं थी कि कोई और बिज़नेस भी कर सके ना। जैसा कि वो बिज़नेस चल रहा था, अब उसी में ही हम अपने एफर्ट्स लगा रहे थे और अपग्रेड कर रहे थे। फिर हमने तकरीबन ये 8 साल तक इस तरह से हमने काम किया। आस्ते-आस्ता हमारा जैसे कि परफॉर्मेंस देखते गए, एक एनजीओज़ वाले दूसरे एनजीओज़ को बताते गए या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, तो ऐसे पब्लिसिटी हमारी होती गई और हमें एप्रिशिएट किया गया और हमें ज़्यादा ग्राउंड मिला काम करने का। फिर यहाँ तक मुझे याद है ये कोविड का टाइम आ रहा था। जैसा कि कोविड तो ये वर्ल्ड वाइड सिनेरियो था, तो ये पब्लिक प्लेस के जो भी बिज़नेस थे एज़ लाइक होटल, रेस्टोरेंट या और कोई भी एक्टिविटीज़ थी, वो तो सारी जो है बंद थी। तो हमारा होटल भी उस टाइम पे तकरीबन मेरे ख्याल से 6-8 महीने जो है वो भी बंद था। लेकिन उस 6-8 महीने में जो है ना मैंने और मेरे भाई ने ये चीज़ें सोची कि अब ज़माना बदल रहा है, लोगों की नीड्स और वांट्स चेंजेस हो रही हैं और हम जो ढाबे स्टाइल में काम कर रहे हैं, तो लोगों की डिमांड आना स्टार्ट हो गई कि अब मज़ीद कुछ अपग्रेड आपका सेटअप हो, फाइन डाइन का सेटअप हो, होम डिलीवरी का सेटअप हो, कुछ मेन्यू में भी चेंजेस हो। तो हमने उस पे जो है ड्यूरिंग कोविड टाइम हमने एक पूरा रोड मैप बनाया और जैसे ही ये कोविड आई थिंक खत्म हुआ या खत्म होने के करीब ही था, तो उनकी पॉलिसीज़ जैसे गवर्नमेंट की तरफ से कुछ पॉलिसी नरम हुई, तो बिज़नेस के हवाले से हमने एक और होटल ओपन किया। मुस्लिम ताज होटल को हमने छोड़ दिया। उसके बाद थोड़े ही फासले पे उसी मिठी सिटी में कश्मीर चौक मिठी मेन ये एरिया है, कश्मीर चौक मिठी जिसको फेमस है। वहाँ पे हमने एक न्यू रेस्टोरेंट ओपन किया, रॉयल ताज फूड्स मिठी के नाम से। उसमें हमें ये किया की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हमने ऑनलाइन बिज़नेस स्टार्ट किया। जैसे एप्लीकेशन बनाई, फ़ोन पे कैसे ऑर्डर लेते हैं कस्टमर, होम डिलीवरी, फास्ट Yes. फूड, ये सारा जो है एंटरप्रेन्योरशिप के जो भी ये फैक्टर्स थे, ये हमने इंट्रोड्यूस किए इन द हिस्ट्री ऑफ थरपारकर। ये 2019 की आई थिंक बात है, आपका दुका में भी
टाइम में भी वरीड, अब थोड़ी बात पुरानी हो गई, नॉट श्योर अबाउट द एग्जैक्ट टाइम, बट लिटिल बिट 2-3 मंथ्स माइनस प्लस हो सकते हैं। तो उसमें हमें बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला। तो जैसा कि वहाँ की पब्लिक से भी हमें अच्छा सा आउटपुट आ रहा था, फैमिलीज भी हमारे यहाँ बहुत आती थी, और बारबेक्यू, फास्ट फूड, चाइनीज, पाकिस्तानी फूड, ऑनलाइन फूड, तो इन चीज़ों का हमने जैसे ही ये मतलब मार्केट में इंट्रोड्यूस किया तो उसका हमें अच्छा आउटपुट मिला, और वो चीज़ें हम कंटिन्यू करते गए। करते करते हमें ऐसा है कि बहुत सारे हम और भी सेक्टर से इंक्लूड हो गए सबसे। उसके बाद थरकोल, जैसे कि एंग्रो, थरकोल का भी एक बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो इस्लाम कोर्ट में, थारी वाले फोटो में, वहाँ पे भी गवर्नमेंट का स्टार्ट हुआ। तो उसकी वजह से ये कि मल्टी टूरिस्ट हमारे सिटी में आने लगे, और हॉस्पिटल भी, जैसे कि सिविल हॉस्पिटल मिठी भी जैसे कि बड़ा अपग्रेड हुआ, तो वहाँ पे भी काफ़ी सारे गवर्नमेंट्स के डेलीगेशंस आते थे, एज वेल एज आउटडोर पेशेंट भी आते थे। कहने का मकसद ये है कि लोगों का आना जाने का अमदरफ्त जो है वो ज़्यादा बढ़ी, और उसमें हमें देखने और समझने को ये मिला कि जो चीज़ हम दे रहे हैं इट्स आल्सो फाइन, बट जैसा कि ना वो इंग्लिश में एक कहावत है, चेंज इज नेसेसरी, और विद द पैसेज ऑफ टाइम वी हैव टू मूव ऑनवर्ड ना। तो हमने ये देखा कि अब ये जो हम रॉयल ताज फूड्स मिठी चला रहे हैं, इसमें जो जो चीज़ें मिस है इसको एक्सपेंशन करें। इसके एक्सपेंशन के लिए हमने अपना एक न्यू होटल पे हमने काम स्टार्ट कर दिया। ये तकरीबन 2023 या 24 की बात है, हाँ 24 की आई थिंक तो हमने क्या किया, वहाँ पे एक पूरा होटल डिजाइन किया जो 3 से 4 फ्लोर पे मुश्तमिल है, जिसका नाम अभी द रॉयल पैलेस है। अब उसमें हमने देखा कि जो चीज़ें फ्रॉम वेरी स्टार्ट, जो मैंने मुस्लिम ताज होटल ढाबा होटल ज्वाइन किया, उसमें जो जो चीज़ें मुझे अपग्रेड करने के लिए ग्राउंड बनाया, मैं स्विच हो गया रॉयल ताज फूड्स मिठी में। मैं रॉयल ताज फूड्स मिठी में जैसे मैंने 4-5-6 साल ये होटल चलाया, उसमें मैं जो जो गैप्स देख रहा था, गैप्स भी कह सकते हैं और मजीद अपग्रेडेशन एंड एक्सपेंशन के मुतालिक भी कह सकते हैं, तो मैंने और मेरे भाई ने उस पर काम स्टार्ट कर दिया। अब अंडर वन रूफ जो है, हमने एक ये प्लान बनाया कि अंडर वन रूफ वी हैव टू गिव ऑल फैसिलिटीज ऑफ फूड इंडस्ट्री। अब उसके लिए, जैसा कि अभी कहने के लिए तो मैंने 2 सेकंड में ही कह दिया, लेकिन उसके लिए जो पूरी जो है फिजिबिलिटी रिपोर्ट मुझे बनानी पड़ी, पूरी मुझे अपनी एक टीम बनानी पड़ी, पूरी मुझे एक फाइनेंस की सेटिंग बनानी पड़ी, और साथ साथ और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो चैलेंजेस मेरे सामने आते गए, लेकिन ये कि हमारा इरादा अटल था और बैकफुट के हटने का इरादा ही नहीं था। आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, बस ये है कि इन्वेस्टमेंट करते जाओ, आउटपुट पे अभी देखना ही नहीं है, बस ये है कि एक यूनिक प्रोजेक्ट खड़ा करना है। तो उसका आगाज हमने जो है रूम्स पे किया, जिसको हम अकोमोडेशन कहते हैं या गेस्ट हाउस का है। तो हमने रूम से स्टार्ट लिया। रूम्स के बाद हमने, जैसा कि देख रहे थे, लोगों का स्टैंडर्ड आजकल बहुत ही अपग्रेड हो रहा है, लोग चाह रहे हैं हम पैसे दें लेकिन हमें फैसिलिटी मिले। तो उन चीज़ों को हमने मद्देनज़र रख के एक अच्छा सा फाइन डाइन का एक हाल बनाया, जिसमें तकरीबन 200-250 एट ए टाइम पे डाइन इन लोग कर सकते हैं। और साथ साथ ये भी देखा कि लोग ये भी चाह रहे हैं कि हमारी एक अलग प्राइवेसी हो, हम अपनी फैमिली के साथ पब्लिक प्लेस विजिट करें, जहाँ पे मतलब सिर्फ फैमिली इन्वायरमेंट हो और बैचलर इन्वायरमेंट ना हो। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रख के हमने उसी होटल में, हाल तो हमारा बहुत बड़ा था, एक हाल हमने फाइन डाइन का डिज़ाइन कर दिया, एक हाल जो है हमने फैमिली हाल का डिज़ाइन कर दिया, जिसमें फैमिलीज आके बैठ सकती हैं। साथ साथ ये भी देखा कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत सारे लोग ये चाह रहे हैं कि हमारी कुछ गैदरिंग हो, जैसा कि हम साथ में बैठ के फ्रेंड्स गैदरिंग हो, या ट्रेनिंग्स हो एनजीओ के सेंस में, या डेलीगेशंस जो आते हैं तो उनके लिए एक ट्रेनिंग हॉल भी होना चाहिए।
तो हमने एक जो है हाल, ट्रेनिंग हाल भी बना दिया। तो ट्रेनिंग हाल में जैसे कि वो चाहते हैं कि साउंड प्रूफ हो, कोई भी उसमें मतलब इतना डिस्टर्बेंस ना हो ड्यूरिंग आवर ट्रेनिंग आवर्स, तो हमने उसको भी जो है एक साउंड प्रूफ और सेंट्रल एयर कंडीशन हाल बना दिया, एक सेंट्रली हाल फैमिली हाल बना दिया, एक सेंट्रली फाइन डाइन बना दिया। और साथ साथ ये भी देख रहे थे कि जैसा कि थर पार्कर है, सभी किस्म के वीआईपीज में नहीं आते, मिला जुला रुझान रहता है। हैंड टू माउथ वाले भी आते हैं, अपर कैटेगरी भी वाले आते हैं और वीआईपीज भी आते हैं। तो जैसा कि थर पार्कर में हमने देखा है ना कि लोकल पर्सन को भी तो हमें टारगेट ये रखना है कि हमें उनको पहले फैसिलिटेट करना है। तो हमने एक जो है ग्राउंड पे हाल जो बना दिया वो एज एक जनरल हाल बना दिया, क्योंकि वो अगर लोकल बंदा ये ना देखे कि इतना बड़ा होटल है, मैं अंदर जाऊंगा मे भी मेरा बिल ज्यादा हो जाएगा, या पता नहीं इसके अंदर ये चीज होगी या नहीं होगी, या वो रोजाना के बुनियाद पे कोई सालन और रोटी खाता है या कोई बिरयानी खाता है, मतलब वो बिल्कुल नॉमिनल चार्जेस। तो हमने एक हाल वो भी बना दिया। जबरदस्त। ये चीजें हमने सारी डिजाइनिंग करते रहे, तो जैसा कि देखते गए कि एक अच्छी बेकरी का भी स्पेस यहाँ पे होना चाहिए, बेकर्स एंड स्वीट्स भी अच्छा होना चाहिए। जैसे ज्यादातर जब भी हैदराबाद जाते हैं तो सौगाते शेरीन, या कराची में जाते हैं तो लाइक दिल पसंद, या ऐसे बहुत सारे आउटलेट हैं जो हैदराबाद कराची में अनलिमिटेड है और जॉइंट है स्वीट्स एंड बेकर्स एंड उनको। तो हम तो वैसे ही पहले काम कर रहे थे, तो सोचा क्यों ना ये भी एक एक्स्ट्रा डिपार्टमेंट इसका क्रिएट किया जाए। और जैसा कि सारी चीजें रिस्क फैक्टर थी, हमें नहीं पता था आगे क्या है, बस ये है कि हमारा शौक है और हमें शौक को जो है मद्देनजर रख के हमारी ये सारी चीजें हम डिजाइन कर रहे थे। तो बेकरी और स्वीट का भी जैसे हमारा माइंड में आया, तो हमने उस पर भी वर्किंग साथ साथ स्टार्ट कर दी। उनके जो है शेफ्स हैं, उनकी टीम्स हैं, उनके रिलेटेड जो भी मशीनरी रिक्वायर्ड थी, हमने उस पर भी साथ साथ वर्किंग कर दी। ये चीज जैसे ही सारी चीजें हमारी अभी पूरी पीक आवर्स में आ गई, पूरी टाइमिंग के साथ साथ हमारी सारी चीजें गो थ्रू कर रही थी, साथ साथ पूरी होटल का एम्बियंस, उसका इंटीरियर, उसका फर्नीचर, उसकी कलर सिलेक्शन और भी बहुत सारी चीजें जो इंक्लूड होती हैं वो जा रही थी। तो उसके साथ साथ ये कि हमने देखा कि लोग जो हैं वहाँ पे जैसे कि हम कहते हैं कि शादी शादी जब भी होती है तो कैटरिंग वाले से सर्विस लेनी पड़ती है, तो उसके लिए ग्राउंड होना चाहिए। वो ग्राउंड पे डेकोरेशन वगैरह लगती है, पूरा स्टेज बनता है, फिर जो है हमें किसी कुक से कांटेक्ट करना पड़ता है, उसको बताते हैं कि भाई ये हमारी शादी का प्रोग्राम है, अब उसके लिए 400 या 600 बंदों का ये खाना है, ये मेन्यू है। तो इस तरह से ये चीजें जो है लोगों को बड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीजें लग रही थी कि सबसे पहले लोकेशन कहाँ से अरेंज करें। लोकेशन जैसे कि 600-800 बंदों के लिए तो कोई सिमा लोकेशन पे तो होगा नहीं, अगर वो लोकेशन मिल भी जाती है तो उसके लिए कुकिंग के लिए फिर से अलग चीज देखनी पड़ती है। और अगर कुकिंग का हल कर लिया तो इस सारे प्रोग्राम के लिए पार्किंग फैसिलिटी कहाँ से आए। तो हमने ये चीज जो है ऑब्जर्व की वहाँ के सराउंडिंग के हिसाब से और नीड के हिसाब से, हमने एक बैंक्वेट हॉल भी और बना दिया इसी प्रोजेक्ट में। एक फ्लोर जो है पूरा का पूरा हमने सेंट्रल एयर कंडीशन बैंक्वेट हॉल भी बना दिया, जिसमें 400 अराउंड 400% की सिटिंग, और साथ साथ हमने उसी बैंक्वेट हॉल के ऊपर जो है एक किचन डिजाइन कर दिया जो सिर्फ शादी ब्याह के हवाले से उसी किचन में वो सारी चीजें पके, क्योंकि एक तो होटल के लिए किचन अलग है जो वो सारी हमारी रूटीन एक्टिविटीज के लिए होता है और वो डिस्टर्ब ना हो, इसीलिए हमने एक दूसरा किचन जो है बैंक्वेट हॉल के ऊपर ही बना दिया, जहाँ पे ओनली फूड जो तैयार हो वो ओनली फॉर इवेंट हो, जो शादी है या पार्टी है या कोई भी पॉलिटिकल सेटिंग होती है या किसी बड़ी एनजीओज के या किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के बड़ी उनकी सेटिंग्स होती हैं, सेमिनार्स, मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंसेस। तो आजकल तो इनका बहुत ही कॉन्सेप्ट ज़्यादा बढ़ गया है ना, तो हमने वो भी चीज़ साथ साथ डिज़ाइन कर दी। डिज़ाइन करते करते हमने ये तकरीबन 2.5 साल में ये सारा प्रोजेक्ट हमने खड़ा कर दिया।
ओके कर दिया, और जिसके दरमियान में अनलिमिटेड हमें डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा। डिफिकल्टीज को ये हम सेकंड टर्मिनोलॉजी में चैलेंजेस भी कह सकते हैं। और अब हमें जो है ये आदत सी पड़ गई है, अब ना डिफिकल्टी लगती है ना चैलेंजेस लगते हैं। ये है कि वी आर रेडी कि उठना भी चैलेंजेस में है, सोना भी चैलेंजेस में है, और सब मामला को अभी हमने ये लग रहा है फिंगर टिप्स पे सारी चीजें कर लेंगे, क्योंकि हमारा विल पावर ही हमारी इन्वेस्टमेंट है, हमारा कॉन्फिडेंस ही है, और अल्लाह ताला भी रोजी में बरकत वहां डालता है जहाँ खुलूस और नियत से किया जाए। तो हम इसी चीज को ही जो है कीप इन माइंड रख के अपने प्रोजेक्ट का हमें आगाज कर दिया, और उसका जबरदस्त हमें आउटपुट मिला, और टिल टुडे वो भी मिल रहा है। और चीज़ों को पर्सनली हम खुद मॉनिटर करते हैं, एक एक चीज़ में हम खुद एंटर होते हैं, चाहे वो एक 100 रुपीज़ का कस्टमर हो, हम उसको वही प्रायोरिटी देते हैं, और 1 लाख रुपए का भी कस्टमर हो, हम उसको प्रायोरिटी वही देते हैं, क्योंकि कस्टमर फीडबैक इज द बैकबोन ऑफ द एनी बिजनेस। तो हम इस चीज़ को जो है ना लेके आगे चल रहे हैं, और अल्लाह के फजल करम से हमें जो है शुक्र है अल्लाह का, और बिल्कुल अच्छे तरीके से हम चीज़ों को लेके जा रहे हैं। ज़बरदस्त। भाई अभी जो आपके द रॉयल पैलेस है उसकी वहीं पे एक ब्रांच है या और शहरों में भी ब्रांचेस हैं, या क्या इरादा नहीं रखते हैं? नहीं, इरादा बिल्कुल हमने रखा हुआ है। अब जैसा कि हम अभी करंटली हमारा ये एक ही बिजनेस है, द रॉयल पैलेस मिट्टी। अब इसी को ये बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस कुछ इस तरह का है कि इसमें प्रॉपर मॉनिटरिंग और चेक एंड बैलेंस और क्वालिटी कंट्रोल ये देखना पड़ता है। बिल्कुल। तो ये चीज देखने के लिए हम खुद दोनों भाई रोजाना के बुनियाद पे ये चीजें देखते हैं, और साथ साथ हमारा ये भी फोकस है कि अब जो कुछ चीजें इस द रॉयल पैलेस होटल में अंडर वन रूफ जो रह गई हैं, उनको हम एक्सपेंशन जो है मजीद विद इन द सिटी करें, जिसको हम सेकंड ब्रांच भी कह सकते हैं या सेकंड यूनिट भी कह सकते हैं। उस पे हमारी एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट बन रही है कि अभी नाउ व्हाट विल टू डू नेक्स्ट, which is according to the requirement as well as the need of सराउंडिंग pupils। उस हिसाब से हमारी फिजिबिलिटी बिल्कुल जारी है, लेकिन अभी हमारा करंट पूरा फोकस जो है इसी एक ही ब्रांच पे है, द रॉयल पैलेस पे। ज़बरदस्त। तो अभी माशाल्लाह से आपकी ये जो ब्रांच है ये तो बहुत कामयाब जा रही है। इसमें मैं जानना चाहूँगी भाई टेक्नोलॉजी को कितना आप को सपोर्ट मिलती है? क्या टेक्नोलॉजी को भी यूज़ करते हैं और वहाँ से आइडियाज़ जनरेट करते हैं? फिर आपने ज़िक्र किया था कि आपने ऐप भी जनरेट की हुई है, ऑनलाइन सर्विसेज भी देते हैं, तो वो किस तरह मैनेज हो रहा है? अब जैसा कि टेक्नोलॉजी के आपके हवाले से आपको मैं बताता चलूँ कि हमारा पूरा सिस्टम में जो है POS है, पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर पे सारी चीज़ें, नंबर 1। नंबर 2, हमारे पास CCTV कंट्रोल है, पूरी हमारी होटल में तकरीबन मोर देन 70 कैमरा इंस्टॉलेशन है, और पूरा एक हमारा IT का डिपार्टमेंट बना हुआ है, जो हमारे 2 बंदे हैं वो टोटली इस IT डिपार्टमेंट को देखते हैं, जिसमें हमारा ये पोज है, पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर, ये पूरा जो होटल को पूरे बिजनेस को देखता है, साथ साथ CCTV कंट्रोल है उनको देखता है, और हमारा सोशल मीडिया का पेज है जिस पे हम जो भी हमारी न्यू अराइवल्स होती हैं या कस्टमर के फीडबैक होते हैं वो हम अपने सारी वेबसाइट पे ऑनलाइन चीज़ें आ जाती हैं। हम अपने पेज को ज़्यादातर इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और फेसबुक, व्हाट्सएप, सभी कस्टमर से हम नंबर लेते हैं, हमारे पास जो न्यू अराइवल आती है हम उनको भी भेज देते हैं, एज वेल एज अपने पेजेस पे भी हम रख देते हैं। तो जो भी न्यू टेक्नोलॉजी आती है ना, हम उसको बिल्कुल प्रायोरिटी पे रखते हैं कि जितना हो सके हम उनको स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट करें, एज वेल एज कस्टमर को इजी टू एक्सेस हो, इजी टू रीच हो, और उनको किसी किस्म की परेशानी ना हो हमसे कम्युनिकेशन करने के हवाले से। तो हमारी शिफ्ट में भी हम काम करते हैं, स्टाफ को शिफ्ट वाइज में भी रखते हैं, तो उनको सारी चीज़ें इजी टू अंडरस्टैंड हो हम उनको भी ट्रेनिंग देते हैं,
और उनको वेल ट्रेन कर देते हैं कि कस्टमर का कोई भी क्वेश्चन आए, कोई भी क्यूरी आए, एज लाइक कॉल सेंटर एजेंट, तो मतलब दे कैन रिप्लाई क्विकली। यूजर फ्रेंडली आपने एनवायरनमेंट दिया है। हाँ, बिल्कुल फ्रेंडली एनवायरनमेंट है। डिस्काउंट से लेकर, सर्विस से लेकर, एज वेल एज प्राइस से लेकर, बिल्कुल वो नॉमिनल चार्जेस ही हमने रखी हुई है। जबरदस्त। अच्छा भाई, थरपारकर में क्या सियाहत की क्या मतलब आप अभी तक जो है इम्कानात कैसे हैं, रिजल्ट्स आपके कैसे रहे, और फ्यूचर में आपको क्या लगता है कि वहाँ पे क्या मजीद अपग्रेडेशन होगी? टूरिज्म एंड कल्चर का बहुत ही बड़ा जो है मैं ग्रोथ देख रहा हूँ हमारे एरिया में। और जैसा कि मैं आपको बताता चलूँ, थरपारकर में जब भी बारिशें आती हैं, जुलाई की एंड से या जुलाई की मिड से बारिशें स्टार्ट होती हैं, और अगस्त में पूरा महीना होपफुली, स्पेशली फ्रॉम 8 अगस्त अप टू 20 अगस्त, तो मेरे ख्याल से लाखों के तादाद में से आते हैं थरपारकर, लाखों के तादाद में। वहाँ की नेचुरल ब्यूटी, ग्रीनरी, वहाँ के रोड्स, और जैसा कि मिट्टी से आप आगे जाएंगे तो एक शहर है नंगर पार्कर, कारुंजर के नाम से बड़ा फेमस है। तो वहाँ पे ज्यादातर जबल है और हिस्टोरिकल सारी चीजें। वहाँ पे फेमस मॉस्क भी है, टेम्पल भी है, मारवी का खूह भी है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। वहाँ पे इतने अनलिमिटेड सियाह आते हैं कि ये समझ लें कि हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट में अगर जितने भी होटल्स और गेस्ट हाउस हैं उनमें सिटिंग अरेंजमेंट, लेट सपोज आप समझ लें कि 2000 बंदों का है, लेट सपोज एट ए टाइम पे लोग आ जाते हैं 2 लाख। आप ये समझ 2 लाख से भी ज्यादा होते हैं, कम नहीं होते। तो इन द एंड सभी रिसोर्सेज हमारे कम पड़ जाते हैं पूरे थरपारकर के। इवन नॉट माई होटल, इवन नॉट आई एम टॉकिंग अबाउट माई होटल। मिठी सिटी में और भी होटल्स है। मिठी से आगे एक सिटी है इस्लाम कोट, इस्लाम कोट के बाद और भी लंगर पार्कर, और बहुत सारे जहाँ भी जो भी फूड पॉइंट्स हैं, जो भी अकोमोडेशन पॉइंट हैं, वो टोटली फुल और प्रेस हो जाते हैं एडवांस बुकिंग के सूरत में, एज वेल एज इन वॉकिंग कस्टमर्स में। तो जबरदस्त किस्म का वहाँ पे जो है स्याहों का फ्लो होता है, बिजनेस भी अच्छा अपग्रेड होता है। और उस वक्त ये लगता है कि ऐसे 10 होटल हों तो वो भी कम पड़ेंगे उस वक्त जो इस लेवल का क्राउड होता है। और जैसा कि ये तो होता सीजनली है, पर चीज़ों को हमें कुछ इस तरह से मेंटेन करना पड़ता है कि होल ईयर ये सारी चीज़ें चलती रहें, और अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग एज वेल एज कस्टमर डिमांड चीज़ों को उस हिसाब से हमें डिज़ाइन करना पड़ता है। क्वालिटी के फार्म में, सर्विस के फार्म में, रेट्स के फार्म में, डिलीवरी के फार्म में, तो सबको जो है इजी टू परचेज हो। और हर कोई अपना जो है हैंड टू माउथ वाला भी होता है, अपर क्लास का भी होता है, तो एक मिक्स वेरिएंट होता है। हम सभी चीज़ों को एक एनालाइजेशन बना के एक मद्देनजर रख के ही चीज़ डिज़ाइन करते हैं कि कोई भी आए तो किसी को कोई भी परेशानी नहीं हो, एंड बिजनेस विल रन फॉर होल ईयर। और हमसे भी जैसे कि हमारे पास भी मोर देन 80 to 85 स्टाफ है मेरे पास राइट नाउ। तो हम भी यही चाहते हैं क्योंकि वो भी हमसे ही वाबस्ता है और हम उनसे वाबस्ता है, और हम दोनों जो है कस्टमर से वाबस्ता है। तो हम ये चाह रहे हैं कि देने वाली तो रब की ज़ात है, लेकिन हम उन चीज़ों को इस तरह से जो है पैरेलली लेके चलते हैं कि सबका गुजारा चले और सबका जो है जान चलता रहे। तो इस हिसाब से ये चीज़ें हम चलाते हैं। जबरदस्त। अच्छा नरेंद्र भाई, मैं जानना चाहूँगी आपसे कामयाबी के बारे में कि आपके नज़दीक कामयाबी की क्या तारीफ है? सॉरी, कामयाबी क्या है? कामयाबी क्या है? कामयाब इंसान क्या है? इसको आप अपने अल्फाज में, अपने तजर्बे से कैसे बयान करते हैं? मैं सबसे पहले ये कामयाबी को यही कहूँगा कि सबसे पहले आप डाउन टू अर्थ हो। भले आपको कोई भी डेजिग्नेशन मिल जाए, कितने भी आप जबरदस्त किस्म के सेलिब्रिटी हो जाए, बिजनेस टाइकॉन हो जाए, आपके पास कितना भी भले बैंक बैलेंस हो, लेकिन सबसे पहले जो है आपकी आजी, आपकी सिंपलिसिटी, आपका डाउन टू अर्थ, आपका अपना वे ऑफ टॉकिंग जो है, ये चीजें मैं कह रहा हूँ अगर आप मेंटेन रखेंगे ना, डाउन टू अर्थ। और उस डाउन टू अर्थ के लिए क्या होता है? पेशेंस का होना। पेशेंस इस पूरे सिनेरियो में, कामयाबी में
आपका पेशेंस ही आपकी आइडेंटिफिकेशन बनता है। तो ये मैं चाह रहा हूँ, कामयाबी ये है कि मैं उसको पीस ऑफ केक की तरह समझता हूँ, बस उस कंडीशन में कि आपका विजन क्लियर हो। टारगेट, जो एक शेक्सपियर भी कहते हैं ना कि टारगेट इज ऑलवेज पॉइंट आउट एंड मिशन इज कांस्टेंट। तो हमारा टारगेट ये था कि हमें कुछ करना है, चेंज, लेकिन मिशन ये है कि हम कामयाब हो या फेल हो जाए, उसमें हमें कभी भी डिप्रेस नहीं होना चाहिए। वी हैव टू मेक इट एफर्ट्स अगेन, ट्राई अगेन एंड यू विल बी सक्सेस। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि कोई भी चीज परेशानी कौन वाली नहीं है, बशर्ते आपका हौसला बुलंद हो, आपके पास टीम अच्छी हो, आपको इनकरेज करने वाले हो। तो कामयाबी मैं समझता हूँ कि ये बस आपके सामने पड़ी है, आप बस उसको उठा लें, देर इतनी है। बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए, बहुत ज़बरदस्त आपकी जर्नी को सुन के मुझे लगा, और एक मोटिवेशन होती है, एक हौसला अफ़ज़ाई होती है कि हमेशा लोग आपकी कामयाबी को देखते हैं, लेकिन कामयाबी के पीछे मेहनत कितनी है, ये किसी पर्सन से मिल के या बात करके ही समझ आती है कि कोई भी काम ज़िंदगी में आसान नहीं है, बहुत डेडिकेशन माँगता है, वक़्त भी माँगता है, आपकी बेलौस आप कह सकते हैं मेहनत माँगता है, तवनाई माँगता है, फिर जाके कामयाबी की तरफ जाता है। मैं इन फ्यूचर आपको बेस्ट विशेज़ देती हूँ। मैं चाहती हूँ कि अल्लाह करे आपके अगले 5-10 साल में और बहुत सारे शहरों में ऐसे आपके द रॉयल पैलेस के जैसे आपके होटल्स हों। मैं आपसे यही आखिर में पूछना चाहूँगी कि जो हमारे यंगस्टर्स हैं, जो कि रिस्क लेते हुए घबराते हैं, किसी किस्म का भी कोई कारोबार शुरू करने से पहले या किसी चीज़ को भी, उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? उनके लिए आपकी कोई ऐसी बात जो उनको क्लिक कर जाए, दिल को लग जाए, और वो फिर अपने जो भी इनको चैलेंजेस लगते हैं उनको कवर अप कर लें? मैं यंग जनरेशन को या अपकमिंग जो भी मतलब हजरात है उनको, मेल और फीमेल और ओवरऑल इट विल मैसेज फॉर मी फॉर ओवरऑल, कि अगर वो ये समझते हैं कि हम यूनिवर्सिटी से पास हो गए, अब नौकरी मिलने का इम्कान कम है, अब मिलेगी या नहीं मिलेगी, अब इतनी तालीम भी हासिल कर ली, और वो जो है डिप्रेस या निराश हो जाते हैं। आप कभी भी निराश ना हो। आप, बिजनेस जो है ये लाइफ टाइम का है। आप के पास भले रिसोर्सेज कम हो, आप स्मॉल स्किल से भी अपना काम स्टार्ट करें। काम स्टार्ट करने के बाद आपने जो कुछ भी तालीम हासिल की है, जिस फील्ड में भी आपकी एक्सपर्टीज है, स्पेशलिटीज है, आप उसके मुतालिक अपने काम का इनिशिएट लें, क्योंकि इनिशिएट लेने से ही रास्ता दूसरे रास्ते को बनाता है। तो बीच में ज़रूर हिंड्रेंसेस आती हैं, बैरियर्स, और वी कैन से बैरियर्स आती हैं, लेकिन ये है कि आप जितना-जितना परेशानियों को वेलकम करेंगे ना, मैं ये कह रहा हूँ परेशानी को आप वेलकम करें। यू हैव टू, आप ये है कि ना वो तकलीफ आ रही है, उसको बोले प्लीज़ कम टुवर्ड मी। आप उसको इनवाइट करेंगे ना, तो मैं समझता हूँ ट्रबल विल बी, ये जिसको हम बोलते हैं ना कि गायब हो जाएगी। आप चीज़ को करीब आए, चीज़ के जैसे करीब आएँगे, आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी। अगर होती भी है, तो कम से कम एक अपना अच्छा सर्किल, अच्छे दोस्तों का, क्वालिफ़ाइड दोस्तों का सर्किल अच्छा रखें। भले उनमें से आपकी कोई एक्सपेक्टेशन ना हो या कोई आपको पैसे उधार दे देगा, ये ना हो, पर कम से कम ये है कि पॉज़िटिव दोस्त रखें। बिल्कुल, सबसे पहले पॉज़िटिव। आपकी पहचान आपके दोस्त हैं, आपका सर्किल है। वो पॉजिटिव जितने होंगे, आपको कुछ दे नहीं सकेंगे, लेकिन कम से कम आपको एनर्जाइज तो करेंगे, बूस्ट अप तो एनर्जी। करेंगे, आपको इनकरेज तो करेंगे। तो मैंने इस चीज को यही देखा है कि कोई भी चीज मुश्किल नहीं है अगर आपका इरादा अटल है। तकलीफ, तकलीफ हैं ही हैं। जो अभी मैं आपको दिख रहा हूँ, क्या मुझे तकलीफें नहीं होंगी? जो तकलीफें मेरे ऊपर होंगी, वो मुझे ही पता है। बिल्कुल, ये मेरी एज है 40 ईयर्स। ये 40 ईयर्स में वाइट नहीं हुए, ये रॉयल प्लेस के बाद वाइट हुए, 35 के बाद ही वाइट हुए। तो वाइट इज नॉट के मैं थक गया हूँ, वाइट इज डेट के मेरी एफर्ट्स बढ़ी। एफर्ट्स बढ़ी ना, तो एफर्ट्स में ये हमें पता पड़ता है कि आपको लाइफ टाइम लर्निंग मिलती है। बिल्कुल, आपसे सब कुछ जो है जा सकता है, आज है कल नहीं है, लेकिन आपके पास ये चीज है ना, आपका एक्सपीरियंस, आपकी मेंटल अप्रोच,
ये चीजें आपके पास है तो आप वर्ल्ड में कहीं भी जाएं, आपके लिए कोई भी चीज मुश्किल नहीं है। सबसे पहले फर्स्ट एंड लास्ट मैसेज फॉर ऑल मेरा यही है कि कोई भी जिंदगी में कभी भी आप जो है फ्रस्ट्रेशन का शिकार ना हो। ये ना समझें पड़ी एक चीज है, अब ये चीज इधर एलिजिबल नहीं है, कुछ भी नहीं है। रास्ते अपने बनाने पड़ते हैं, बिल्कुल बने बनाए कुछ नहीं मिलता। आप अपना रास्ता चुने। इनिशियली तकलीफ आएंगी, आगे बढ़ेंगे, और आपकी नीयत साफ है तो यकीन माने कोई साथ हो ना हो, रब की जात आपके साथ है। आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी, आपके ना होने वाले काम भी आपके होंगे, बशर्ते आपकी नीयत साफ हो। बिल्कुल। और रब से जो है उसकी शान के मुताबिक तवक्कुल करें, बस उस अपने पे रख दो कमाल। यार। हाँ, आज है तो क्या हुआ, आई है, दिस इज आल्सो पास अवे। कोई भी चीज लाइफ टाइम नहीं रहती, न बिल्कुल तकलीफ रहती है, न खुशी रहती है, न गम रहता है, न बिजनेस रहता है। रहती है तो आपके अपने ईमान, आपके अपने नियत, आपने जो अच्छे काम किए हैं, आपके मरने के बाद भी अगर आपको याद कोई करता होगा तो ये समझ ले आपके वो अपने एमाल ही होंगे जो आपको लाइफ टाइम जो है कैश करते रहेंगे और आपको तारीख में जिंदा रखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत बहुत खूबसूरत पैगाम भी दिया आपने नरेंद्र भाई, और बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी ऑनेस्टली हमें अपना रिव्यू, अपना जो लाइफ एक्सपीरियंस है वो सारी शेयरिंग की कि कोई भी ज़िंदगी में चीज़ आसान नहीं है। सिर्फ यह है कि आपने हिम्मत नहीं हारनी, और फिर अल्लाह ताला कामयाबी खुद ब खुद आपके पास ले आता है। और वाकई चीज़ें वक्त मांगती हैं, मेहनत मांगती हैं, लगन मांगती हैं, उसके बाद काम और आसानियाँ शुरू हो जाते हैं। और ज़िंदगी में एक डिसीजन लेना ही होता है इंसान को, जैसे आपने लिया अपनी ज़िंदगी में कि आपने जॉब को छोड़ के बिजनेस की तरफ आपने रिस्क लिया। तो आजकल की जो नौजवान नस्ल है वो इस चीज़ से डरती है, लेकिन ये है कि जहनियत की बात है। जब आप कामयाब लोगों से मिलते हैं, जैसे आप जैसे लोगों की हम स्टोरी सुनते हैं, तो फिर उसे समझ आता है कि हर इंसान ने ज़ीरो से ही शुरू किया था। तो बहुत शुक्रिया, आपने अपना इतना कीमती वक्त दिया, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। और इंशाल्लाह इन फ्यूचर भी जब कभी हम भी सिंध आए तो आपके रॉयल पैलेस में ज़रूर आएंगे, आपको नहीं चीज़ों नहीं, को विजिट हमें बड़ी करेंगे। खुशी होगी, आप आए, अपनी टीम के साथ आए, रैन साहब को स्पेशली लेके आए। रैन साहब मेरी होटल पे मिर्ची में 2-3 दफा आए हैं अपनी फैमिली के हमरा, जी जी। और उन्होंने भी बड़ा मुझे अप्रिशिएट किया। और मैं एंड में यही कहूँगा कि अगर आप बिजनेस वाली लाइफ में पूछेंगी ना, तो मैं यही कहूँगा कि रिस्क टेकर, जब तक आप रिस्क टेकर नहीं बनोगे तब तक आप प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं बन सकोगे। बिल्कुल रिस्क 100%। टेकर इज अ प्रॉफिट ओरिएंटेड। बस ये है कि बस आप आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, मैं यही कहना चाहूंगा। और बड़ी नवाजिश आपकी, आपने मुझे इस काबिल समझा, और इंशाल्लाह ये अपना सिलसिला गुफ्तगू का ऐसे ही ऑनवर्ड भी चलता रहेगा। और मैं ऑलरेडी सबके लिए अवेलेबल हूँ। मेरा मोबाइल नंबर, मैं व्हाट्सएप के नंबर पे आप अवेलेबल हूँ, मेरी फेसबुक की आईडी भी है। किसी को भी कोई भी असिस्टेंस चाहिए तो आई एम हेयर इन 24/7। किसी को भी कोई मेरी मदद चाहिए अपने एक्सपीरियंस के मुतालिक, होटलिंग के मुतालिक, गेस्ट हाउस के मुतालिक, जो तक मेरी नॉलेज है, किसी को भी कोई भी हेल्प चाहिए, आई एम ऑलवेज रेडी। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। थैंक यू सो मच वंस अगेन कि आपने इतनी अच्छी ऑफ़र भी हमें बताई है, और इंशाल्लाह इन फ्यूचर हम आपको अप्रोच करेंगे। और हम अपने प्रोग्राम का एंड इस चीज़ के और इस बात के साथ करते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान ये पाइंदाबाद। तो भाई बस ये है कि जीना मरना पाकिस्तान, बस ये कट जाए, लेकिन पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, और कोई बात ही नहीं। इंशाल्लाह।